सबसे पहली चीज ये है कि ये हमारा YouTube चैनल है, इस पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब आप टेक्स्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट्स, टैक्स ऑन सैलरी, ये ऑलरेडी हम वहां पे रख चुके हुए हैं वीडियोस। ठीक है, तो आप अगर बिफोर हैंड स्टडी करके आना चाहें, ठीक है, एडवांस स्टडी करके आना चाहें, जानना चाहें, देखना चाहें, तो यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह कमर्शियल लॉ के जो अब लेक्चर हैं जो हम रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करके प्लेलिस्ट बना के और अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम अपलोड कर देंगे तो फिर आप उसको किसी भी टाइम एक्सेस कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो मेरे पढ़ाने का अंदाज मुझे खुद भी नहीं समझ आता वैसे तो ये है कि कोशिश करेंगे कि हम इसको बोर ना होने, क्योंकि लॉ के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो हर चीज बोरिंग होती है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो हर चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको इंटरेस्टिंग बनाकर, ठीक है। सो जनाब, सबसे पहली चीज जो है कि लॉ होता क्या, ठीक है। ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, आपको अभी लतीफा दिखाता हूं मैं, एक लतीफा। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। लेकिन इसमें अब आपको लतीफा, पाकिस्तान का आजाद हुआ 1947। वेरी गुड। तो बस क्या करें, हमसे खुद बनता ही नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई, बस हमारे लॉज में ऐसे लतीफे बहुत हैं, ठीक है। सो घबराना नहीं है, ठीक है। आप कोई भी मासूमाना सवाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इससे पहले कि हम अपने इसको शुरू करें, तो तारुफ मैंने अपना करवा दिया। अब आप एक एक करके मुख्तसर अपना तारुफ मुझसे करवा दें, ताकि मुझे, वैसे हो सकता है एंड तक भी ना मैं पहचान लेकिन फिर भी शाहजहां बना, पहले ही बादशाह आगे। गुड, चलो दैट्स इट। गुड, नहीं नहीं यार चलो गुड। चलो गुड। फाइनेंस, ओके गुड। हाँ भाई, मेरा नाम यारिया है और मैं 6th सेमेस्टर का, और सर जो मेजर है मेरा वो मार्केटिंग और फाइनेंस। चलो गुड। सर मेरा नाम हमजा है, मेरा जो मेजर है वो मार्केटिंग एंड फाइनेंस से।
गुड जी। फाइनेंस। तो अच्छा, वो कोने में बैठने से कोई खास सुकून मिलता है? मतलब एनलाइटमेंट हो जाती है बंदा, वो निर्वाणा हासिल हो जाता है। अच्छा देखो, ये आपके सामने एक लॉ खुला हुआ है, ठीक है। इस लॉ का नाम अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको ये जो चीजें नजर आ रही है ना, ये तो सिर्फ फॉर सेक ऑफ मतलब ईज या फॉर सेक ऑफ रेफरेंसिंग होती हैं कि उसका इंडेक्स आपको दे दिया जाता है। इंडेक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ, ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए कि हमने लॉ को कैसे बनाया है, लॉ की शक्ल क्या है। ये बिल्कुल इंडेक्स जो है वो ऐसे ही है जैसे किसी बिल्डिंग का नक्शा होता। अगर आप ये इंडेक्स देखें तो आप इसमें देखेंगे कि यार एक चीज तो हमें ये नजर आ रही है, इसको हम चैप्टर कह रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 2 यानी कि लॉ चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और हर चैप्टर के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर किया गया, और उसके अंदर ये कुछ लिखा हुआ है जो कि अगर आप देखें तो सीक्वेंशियली नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 7, ये चेंज नहीं हो रहा, ये सीक्वेंस में चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि 3 से लेके 9 तक जो है वो इस मौजू को डील करते हैं, आगे 10 से लेके 12 तक इस मौजू को डील करते हैं। तो इस तरह इन्होंने ये कर दिया हुआ। सो लॉ को एक सिंक्रोनाइज्ड शक्ल देने के लिए, एक मरबूत शक्ल देने के लिए, एक अच्छी इजी टू अंडरस्टैंड शक्ल देने के लिए उसको मुख्तलिफ हिस्सों में उसके मौजूआत के मुताबिक सब डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ जो है इसमें एक चीज और भी जो है वो करना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल टीचिंग कहाँ गई मेरी, ये भी है। देखें, मैंने आपको बताया कि लॉ जो है इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ठीक है। हर साल लॉ आते हैं। मैं आपको मिसाल दे दूं कि यहाँ पर अगर हम देखें जहां से ये लॉ शुरू होता है इंडेक्स को निकालकर, ठीक है। जी, रोमन के अंदर एक साल के अंदर लॉज बनते रहते हैं। जब साल शुरू होता है, लीगल ईयर जिसे हम कहते हैं, लेजिस्लेटिव ईयर जिसे हम कहते हैं, पार्लियामेंट ईयर जिसे हम कहते हैं, तो लॉ को 1 2 3 4 5 6 7 रोमन में जैसे जैसे लॉज आते जाते हैं उनको रोमन में नंबर किया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर उसका कोई नाम भी तो रखना ना। अब मतलब आप घर में आपको ये तो नहीं कहते होंगे 1 नंबर इधर आओ, 2 नंबर इधर आओ, ठीक है। वो नाम भी तो रखते हैं ना कोई, ठीक है ना। मतलब एक एक घर वाला है, उसके 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, तो वो नंबर तो नहीं लगाता ना आपने। वो ये कहेगा ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मंझला बेटा है, ये छोटा बेटा है, ये मेरी बेटी है सबसे बड़ी, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी, इस तरह बात करेगा ना। सो लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, ये नंबर नहीं होंगे, ठीक है ना। वो क्वांटिटी तब कहेगा जब वो इस तरह बता रहा होगा कि ये बड़ा है, ये मंझला है और ये छोटा है। लेकिन उनके नाम बताएगा, फिर ये मेरा बड़ा बेटा है, इसका
ये नाम है, ये मेरी बड़ी बेटी है, इसका ये नाम है। सो वो नाम कहाँ है? वो नाम है ये, ठीक है। सो अब आपको एक चीज पता लग गई। अब ये इसे कोड क्या होता है कि जैसे जैसे अगर आप ये देखें एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872, यानी इसमें दो चीजें आ गई। एक तो उसने नंबर बता दिया कि कितने नंबर पे ये लॉ बना है, और एक ईयर बता दिया, ठीक है। अब कोड के अंदर जब इसे रखेंगे तो कोड होता है ईयर वाइज लॉ उसमें लगे होते हैं। और उसमें आप फिर आगे देखेंगे कि जी लॉ नंबर 10 ऑफ 2020, लॉ ऑफ 8, लॉ नंबर 8 ऑफ 2021, ठीक है। सो वो कोड के अंदर इसी तरह रखे जाते हैं। आप यूं समझ लें कि ईयर एक फोल्डर बन गया, उस फोल्डर के अंदर नंबर वाइज रोमन नंबर वाइज लॉ रखे हुए, और वो सारे जितने भी, सॉरी डिवाइडर बन गया, वो जितने भी डिवाइडर हैं वो डिवाइडर मिल के एक बुक बनते हैं, और उस बुक को कहा जाता है कोड। क्या कहा जाता है? कोड। सो कोड के अंदर आपको ये लॉ मिलेंगे। नेशनल कोड जो है, अगर मैं यहाँ पे ये चल रहा है, क्या नाम लेते हैं, पाकिस्तान कोड, ये जनाब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी वेबसाइट है, पाकिस्तान कोड .gov। और हमने कहा जनाब वेबसाइट इंग्लिश में चला दें, उर्दू तो हमें वैसे भी नहीं पसंद। तो यहाँ पर अब आप देखें, आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। मुझे ना अपने टीचर याद आ जाते हैं, बड़े सादे, अल्लाह उनको हयाती दे। वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन कहा करते थे। अब पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। रूल्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, ये अब आपके लोगों आ चुके, हमारा पहला पीरियड है तो हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन आज सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। जिस तरह आपका नेशनल कोड है, इसी तरह आपके प्रोविंशियल कोड्स भी हैं। पंजाब लॉ, सिंध लॉ, बलोचिस्तान लॉ, ये लॉ नहीं है, लॉ कहते हैं ना नहीं, ठीक है, वो वाला नहीं, ये लॉ है, LAW, ठीक है। सो रूल्स ऑफ बिजनेस क्या होता है कि पार्लियामेंट काम कैसे करेगी, उसके जो फंक्शंस हैं वो किस तरह सरंजाम दिए जाएंगे। एग्जेक्टिव के फंक्शंस, कितने डिपार्टमेंट हैं, फाइनेंस, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके साथ अटैच डिपार्टमेंट्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट जो जिसे हम कहेंगे अथॉरिटीज, वो कितनी कनेक्टेड है उसके साथ, किस डिपार्टमेंट के साथ कितनी अथॉरिटीज कनेक्टेड हैं। सो ये अभी आपके पढ़ने की, ये तो जब एक्सटेंसिवली कोई लॉ स्टडी कर रहा होता है उस टाइम पढ़ना पड़ता है। शायद मैं, अगर आप बहुत सारे लॉयर्स से भी पूछेंगे उनको भी इसका कम ही इल्म होगा, विद द एक्सेप्शन ऑफ सम जो है फ्यू गुड लॉयर्स के। वो रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं ये नॉर्मली जरूरत पड़ती है जब आपने देखना होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल एक चीज गवर्नमेंट में फॉल करती है या नहीं करती गवर्नमेंट की डेफिनेशन में, तो वो देखने के लिए आपको रूल्स ऑफ बिजनेस देखना पड़ेगा कि इट इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और नॉट। अच्छा जी, लिस्ट ऑफ लॉज है, इंटरनेशनल केसेस, फैमिली लॉज, क्रिमिनल लॉज, सिविल, लेबर, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सो लिस्ट ऑफ लॉज पे चले जाएं। टोटल रिकॉर्ड फाउंड कितने जी? अब ये बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन सबसे पहले एक चीज आप समझ लें, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। दिस इज द प्राइम डॉक्यूमेंट, ठीक है, दिस इज द प्राइम डॉक्यूमेंट। ये समझ लो जिस तरह मुसलमानों के लिए कुरान करीम है ना, इसी तरह किसी भी मुल्क के लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशन
प्राइम डॉक्यूमेंट होती है मैन मेड लॉ, वो डिवाइन लॉ है, ये मैन मेड लॉ है. So the prime document of a man-made law for any country is the constitution of that country. सर ये एक डॉक्यूमेंट होता है? जी जी, ये एक लॉ होता है जी. कितना लंबा होता है अभी देख लेते हैं जनाब. सर अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जलाएं या उसको करें तो वो उस पे लीगल सजा भी है आई गेस. अब ये देखें, यहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं. ठीक है, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. वैसे मेरे पास डाउनलोडेड पड़ी है, लेकिन अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहां से अब ये डाउनलोड हो गई. 225 पेज. ठीक है, वो तो पेजेस तो इसका 225 हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी आपको क्या नजर आ रहा है, पार्ट. ठीक है, अब वो क्लिक कर दिया मैंने. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि इंडेक्स है इसका, इसके कंटेंट्स हैं. अगर आप यहाँ पे देखें तो उसी तरह है पार्ट. पार्ट के अंदर उन्होंने पार्ट को मुख्तलिफ आर्टिकल्स में डिवाइड किया हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, लॉ के अंदर सेक्शंस होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल्स लिए हुए हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लॉ है, लेकिन वो लॉ है जो आपको ऑथोराइज करता है असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबली को, कि उसके डोमेन क्या है, किन लॉ किस डोमेन के अंदर वो लॉ बना सकती है. ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली किस डोमेन में लॉ बना सकती है, और फेडरल लेजिस्लेचर जो है वो किस डोमेन में लॉ बना सकता है. ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स. आपको कौन कौन से राइट मिले हुए हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी करती है कि जी ये राइट्स आपको मिले हुए. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये पार्ट्स हैं डिफरेंट, और पार्ट के नीचे चैप्टर्स हैं. अब पार्ट 3 के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये तमाम चीजें जो हैं लेजिस्लेचर जो है अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करता है, बनाता है. ठीक है, ये इसका कोई मतलब थंब रूल नहीं है कि ऐसे ही होगा. अब मैं थोड़ा सा आपको ले चलूं यहाँ पे. कॉन्स्टिट्यूशन तो अब हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले कि लॉ स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ लॉ कैसा है. ठीक है, सबसे पहले जनाब, जैसे अगर हम बात करें जो है वो पार्ट, चैप्टर. ठीक है, डिवीजन, इस तरह वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकता है. यानी सबसे नीचे डिवीजन. अब मैं चाहूं तो डिवीजन लेके ऊपर चला जाऊं, पार्ट चैप्टर नीचे ले आऊं. मैं चाहूं तो चैप्टर ऊपर ले जाऊं, पार्ट और डिवीजन नीचे रखूं. ठीक है, सो ये मेरा मसला है कि मैं मुझे कैसे जो है वो सूट कर रहा है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, इसमें आर्टिकल होते हैं, और जो लॉज होते हैं उसमें सेक्शंस होते हैं. ठीक है, ये जो सेक्शंस हैं ये, और जो आर्टिकल्स हैं ये बुनियादी इकाई हैं. ये सेम है. अगर हम इसको कहें कि इनका जो फंक्शन है, फंक्शनैलिटी, वो सेम है. मतलब फॉर एग्जांपल सेक्शन जो है वो डिवाइड होगा सब सेक्शन में. ठीक है, तो आर्टिकल किस में डिवाइड होगा,
एक सेक्शन जो है ना, अभी हम पढ़ेंगे ना, आपके सामने नजर आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन अगर सब सेक्शन में डिवाइडेड है तो आर्टिकल सब आर्टिकल में डिवाइडेड होगा। उसके बाद क्लासेस, सब सेक्शन या सब आर्टिकल को भी फर्दर नीचे तकसीम करना है तो क्लास, क्लासेस जिसकी जमा, इसको भी मजीद नीचे तकसीम करना है सब क्लासेस। ठीक है, तो जो सेक्शन है अब मैं आपको दिखा देता हूं। जी बिल्कुल फर्क है। नहीं, लिखने का तरीका एक है, सिर्फ पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा वो आ जाता है। जैसे अब ये देखें कि ये सेक्शन 5 है, इसके नीचे 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। सम टाइम ऐसे होता है सेक्शन के नीचे सब सेक्शन नहीं देते, सीधी क्लासेस ही दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे चलें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम चले जाएं, ये प्रीएम्बल आ गया, ये देखिए। अब मैं इसको पढ़ूंगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जरा मैं एक और जगह अगर आप इजाजत दें तो ले जाऊं, ताकि मुझे आपको पढ़ाने में जरा आसानी हो। हो गया, ये देखिए। अब ये प्रीएम्बल जो है, जी यहां पर ये देखिए, ये है आर्टिकल 1, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1। अब मैं इसको पढ़ूंगा किस तरह, पार्ट 1 आर्टिकल 1, पार्ट 1 आर्टिकल 1 या आर्टिकल 1 ऑफ पार्ट 1, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट्स के अंदर कुछ चीजें हैं, ये क्या है, सब आर्टिकल, वेरी गुड। उसके अंदर मजीद क्लॉजेज, अगर इस क्लॉज के नीचे भी होता तो वो सब क्लॉज होती, ठीक है। अब अगर आप ये देखें तो जो आर्टिकल या सेक्शन है वो विदाउट पैरेंथेसिस होगा। क्या होगा, विदाउट पैरेंथेसिस होगा। पैरेंथेसिस के अंदर सबसेक्शन होंगे, फिर रोमन ए बी सी डी, ये जो है, ये रोमन नहीं सॉरी, ये ए बी सी डी, ये क्लासेस होंगी विद इन पैरेंथेसिस, और रोमन 1 2 3 जो है वो सब क्लासेस होंगी। अगर आप ये देखें यहाँ पे कहीं, शायद मैं आपको दिखा सकूं अगर कोई डिटेल से आर्टिकल हो, ये आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 क्लास बी सब क्लास 1, ठीक है। अब इसको मैंने अगर पढ़ना है तो लिखने के दो तरीके हैं इसके, जी अप्रोच और ए अप्रोच। जी अप्रोच क्या है, एंड से शुरू करेंगे, क्लास 1 ऑफ सॉरी सब क्लास 1 ऑफ क्लास बी ऑफ सब सेक्शन 3, या सब आर्टिकल, सॉरी यहाँ पे हम आर्टिकल पढ़े, सब आर्टिकल 3 ऑफ आर्टिकल 8। अब इसको लिखने के तरीके हैं कुछ, ठीक है ना। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, वर्ड्स में लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब आर्टिकल 3 ऑफ
आर्टिकल 8, ठीक है। अच्छा, ऑफ व्हाट? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ठीक है। अब मुझे पता लग गया, लेकिन इसको आसानी से मैं और तरीके से भी लिख सकता हूं। वो कैसे? ठीक है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। वो कॉपी कर सकता हूं मैं, कॉपी नहीं किया मैंने, ठीक है। ये लो, कॉपी कर लिया हमने। ठीक है, ठीक हो गया जनाब। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब आते हैं हम, अच्छा, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर ये सारा दिया हुआ है मैंने, अगर आप वहां से पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनाब, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो है वो खत्म। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने, बल्कि बहुत जरूरी है बताना आपको, यहाँ पे अगर हम कौन, अच्छा, जो लॉ है उसके एक तो होता है जो सेक्शंस, आर्टिकल्स और पार्ट्स वगैरह में डिवाइड हुए होते हैं, उसके साथ एक चीज होती है उसे हम कहते हैं शेड्यूल्स, स्केड्यूल। हाँ, वो शेड्यूल्स किस लिए होते हैं? मतलब अगर हर जगह मैं, फॉर एग्जांपल, मैंने टैक्स रेट देना है, अब पूरे लॉ में जगह जगह लिखा हुआ है टैक्स रेट, इस चीज का टैक्स रेट, इस चीज का टैक्स रेट, तो बजाय उसके अगर मैं टैक्स रेट किसी एक जगह पे लिख दूं और जहां पे भी मैंने रेफर करना है उस जगह को रेफर कर दूं, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? तो शेड्यूल्स इसीलिए होते हैं कि जब आपने एक चीज मल्टीपल टाइम, बार बार रिकरिंग रेफरेंसेस देने होते हैं, तो बजाय इसके कि हर जगह, क्योंकि अगर कल को आप चेंज करेंगे, हो सकता है एक जगह आप चेंज कर दें और दो जगह आप भूल जाएं, या दो जगह कर दें और एक जगह भूल जाएं, तो उस चीज को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं कि शेड्यूल साथ बना लेते हैं, ठीक है। वो जो शेड्यूल्स हैं, उन शेड्यूल्स के अंदर आप फिर अपने हिसाब से चीजें रखते हैं। तो ये अगर आप देखें तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भी शेड्यूल्स हैं। पहला शेड्यूल जो है, इसमें तो टोटल 5 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और 5 शेड्यूल्स में पहला जो है, लॉज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 8 सब 1 एंड 2। दूसरा शेड्यूल है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तीसरा शेड्यूल है ओथ्स ऑफ ऑफिसेस। और चौथा शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल है लेजिस्लेटिव लिस्ट। अब आप मुझे बताएं कि इसमें जो, और पांचवा जो है वो रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो हमारे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है ना, हम उसे देखेंगे, लेकिन बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फोर्थ शेड्यूल है। अच्छा, ये इस पे जाते ही नहीं है।
ये फोर्थ शेड्यूल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहली जो चीज है वो आपको बताएगा, और ये किसी भी लॉ के लिए है, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं है, किसी भी लॉ के लिए। अगर आप कोई भी शेड्यूल देखेंगे उसके नीचे लिखा होगा कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा सेक्शन है जो पावर दे रहा है ये शेड्यूल बनाने की। ठीक है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक शेड्यूल किस सेक्शन की पावर के तहत बना है, एनेबलिंग, इसे कहते हैं एनेबलिंग प्रोविजन। इसे क्या कहते हैं? तो अगर आप एनेबलिंग प्रोविजन देखना चाहते हैं कि भाई कौन सी ऐसी एनेबलिंग प्रोविजन है जिसके तहत ये शेड्यूल बनाया गया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब ये लेजिस्लेटिव लिस्ट है, इसमें आप देखें तो वो बता रहा है कि डिफेंस से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, एक्सटर्नल अफेयर से, नेशनैलिटी, सिटीजन, माइग्रेशन, ये आप सारे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब हम यहाँ पर आते हैं ये वो हैं जो आपसे रेलिवेंट है। पी आओ यार, बस पी के आना, उसमें छलांग नहीं मारनी। ठीक है, ठीक है जी। टैक्सेस से रिलेटेड ये एंट्रीज हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं जी इनकम टैक्स लॉ जो है वो कौन सी एंट्री के तहत बना है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? क्या देख के आप बता सकते हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कौन सी एंट्री के तहत बना है, आप बता सकते हैं? एंट्री नंबर 47। ठीक है, ये एंट्री 47 ये कहती है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो अदर देन का मतलब क्या हुआ कि फेडरल लेजिस्लेचर का इख्तियार है कि वो इनकम पे टैक्स लगाए, लेकिन वो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकता जी, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया उसकी पावर से। इसी तरह अगर आप देखें तो अगर मैं आपसे कहूं सेल्स टैक्स कौन सी एंट्री के तहत लगा, तो आप मुझे क्या बताएंगे? वेरी गुड, ठीक है, सो 49 के तहत लगा। अगर मैं आपसे कहूं कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कौन सी एंट्री से लगा, तो यू कैन इजीली टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। हालांकि इसमें बड़ा इख्तलाफ है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा, इस पे मेरी पूरी वीडियो पड़ी हुई है। हाँ यार, वो जुबैर वाली थोड़ी है। ठीक है, तो ये टैक्सेस से रिलेटेड सारी हैं, फाइन, टैक्सेस से रिलेटेड सारी एंट्रीज ये हैं। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हम मजीद डिटेल में चले जाएं तो ये मतलब एक समंदर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो हमारा वो मौजू ही नहीं है, हमारा मौजू है कमर्शियल लॉ। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इफ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, अब हमें कैसे पता लगेगा कि एक लॉ फेडरल लेजिस्लेचर ने बनाया है या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने बनाया है, कैसे पता लगेगा? वो तो हम देखो, पहले जब हमें ये पता लग जाएगा ये किसने बनाया है, तो फेडरल लेजिस्लेचर का अगर हमें पता लग गया तो फिर हम आके देखेंगे ना कि यहाँ कौन सी एंट्री के तहत वो बना सकता है, पावर किस एंट्री ने दी, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर वर्ड लिखूं कॉन्ट्रैक्ट, और हम चले जाएं फोर्थ शेड्यूल में, या चलो यहां से हम वैसे ही देख लेते हैं। अब ये इसका फोर्थ शेड्यूल के दो पार्ट हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट
2, ठीक है। अच्छा, पार्ट 2 जो है उसके लिए आपको जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी CCI से इजाजत लेनी होगी, उससे इजाजत लेनी जरूरी है। पहले आप उससे इजाजत लेंगे और फिर आप जो है ये कानून साजी करेंगे पार्ट 2 के लिए, ठीक है। और पार्ट 1 जो है, अब देखें ना, पार्ट जो 2 है उसमें रेलवे, मिनरल ऑयल, बला बला, इलेक्ट्रिसिटी, मेजर पोर्ट्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज का मतलब क्या है कि जो भी फेडरल लॉ के तहत रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे SCCP, स्टेट बैंक, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, ये सारी अथॉरिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। नेपरा, ओग्रा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी की, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जो है वो अथॉरिटी। तो ये लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशन, स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशन, इंटर प्रोविंशियल मैटर्स, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, fee or any matter related in this part but not including fees taken by the court, offenses and laws, inquiries, statistics, matters। अच्छा, हर उसके एंड पे जाके लिखा होगा मैटर्स इंसिडेंटल और इंसिलरी टू अबव, तो वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। अब आपने जनाब मुझे बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो किस एंट्री के तहत बना, ठीक है। जनाब अब ये देखें, यहां पर करेंसी जो है और फॉरेन एक्सचेंज कौन कर सकता है? फेडरल लेजिस्लेचर, ठीक है। सो इसको आप डिटेल से अगर देखेंगे तो आप मुझे बता सकेंगे कि कौन सी एंट्री है जिसके तहत ये बना। यहाँ पे भी ये देखें, मैटर्स इंसिडेंटल और इंसिलरी, ठीक है। सो अच्छा, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना, इसमें अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के जरिए। और 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है कि जब 18th टाइम यानी 18वीं दफा जब तरमीम की गई, ये मशहूर इसलिए है कि इसके जरिए इख्तियारात डिवॉल्व किए गए सूबों को, इंडिपेंडेंट किया गया सूबों को। पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दो जो है वो लेजिस्लेटिव लिस्ट थी, एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी और एक कंकरेंट थी। कंकरेंट लिस्ट वो थी जिसमें फेडरेशन और प्रोविंस दोनों को इख्तियार था कि वो कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसको हम कहते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी, कि जब एक बंदे का इख्तियार हो तो दूसरे बंदे का इख्तियार नहीं होता, तो उस चीज पे चलते हुए 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस चीज को कंफर्म कर दिया गया कि अब या तो इख्तियार जो है वो फेडरेशन का होगा, और अगर फेडरेशन का नहीं है तो फिर वो प्रोविंस का होगा, ठीक है। यार ये रिकॉर्ड कर ही रहा ना, कर तो रहा, ठीक है, वो नजर आ रहा है, ठीक है। सो अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में अब आपको कोई चीज नहीं नजर आती और वो पहले कंकरेंट लिस्ट में थी, तो उसका मतलब है कि अब वो
डिवॉल्व कर गई है प्रोविंस को। ठीक है, सो अब आप मुझे ये देख के बताएंगे कि क्या वो डिवॉल्व कर गई या नहीं। ठीक है, अगर यहां मैं देखूं कि कंकरेंट लिस्ट इन्होंने दी भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट ना, कंकरेंट लिस्ट ऑनलाइन जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो खत्म कर, कंकरेंट लिस्ट दिखा दें आपको। नहीं जनाब, ये कंकरेंट लिस्ट आ गई यहाँ पर, ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है और वो ओमिटेड उसमें आ रही होगी जनाब नोट्स, काउंसिल ऑफ कॉमन 17, ये है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब अगर इस कंकरेंट लिस्ट को आप देखें तो इसमें क्या क्या था, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, ओथ, मैरिज, डिवोर्स, विल और इंटेस्टेसी, सक्सेशन, बैंकरप्सी, आर्बिट्रेशन, और ये 9 नंबर पे क्या था, ठीक है, ये कहाँ था, कंकरेंट लिस्ट में। तो अब आपने देखना है कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कंकरेंट लिस्ट तो खत्म हो गई। क्या नहीं, अब तो मतलब 2010 में आई थी 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नहीं, अब आपके लिए आसान हो गया, पहले ये था कि पहले आपने देखना है फेडरल का क्या है, प्रोविंस का क्या है, और दरमियान में भी एक चीज थी कंकरेंट। अब तो सीधी सी बात है, या इधर होगा या इधर होगा, ये तो अब बहुत आसान कर दिया इन्होंने। अब इसको क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी, यानी अगर एक का इख्तियार है तो दूसरे का नहीं होगा। ठीक है, सो कंकरेंट लिस्ट भी मैंने दिखा दी, वैसे तो मैं चाह रहा था कि आप लोग खुद मुझे निकाल के दिखाते, लेकिन चलो बहरहाल। अब आ जाते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट कहाँ गया यार, ये आ गया। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं, टाइम भी तकरीबन हमारा होने वाला ही है, तो लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि अगली दफा जब हम बैठें तो हम किसी हद तक तैयार बैठें। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक प्रीलिमिनरी मैं आपको बता दूं सिर्फ, क्योंकि आज सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको लॉ से, पढ़ेंगे हम कल से। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द लॉ। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल की पावर्स क्या हैं, वो किन किन चीजों पे कानून साजी कर सकता है, और जिन चीज पे फेडरल नहीं कर सकता, जो फेडरल की लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है, वो तमाम की तमाम प्रोविंस में, रेजिडू जितना भी है वो प्रोविंस में। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि ये नेशनल, ये कोड से मैंने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये फेडरल लेजिस्लेटर, अब ये आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने देख के लाना है कि क्या ये अभी भी फेडरेशन के इख्तियार में, ये डिवॉल्व कर गया। अगर डिवॉल्व कर गया सूबों को, तो फिर यहाँ पर होल ऑफ पाकिस्तान नहीं आएगा, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, जिस सूबे का है उस सूबे का नाम आना चाहिए। सूबे के लॉ टेरिटोरियली लिमिटेड होते हैं, एक सूबा अपनी टेरिटोरी से बाहर लॉ नहीं बना सकता। ठीक है, सो अच्छा, अब ये देखेंगे, मैं आपको बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, 25 अप्रैल 1872 को बनाया गया, प्रोमलगेट कर, इसे कहते हैं प्रोमलगेशन, प्रोमलगेट किया गया 25 अप्रैल 1872 को, और माशाल्लाह 1872 में बनाया गया, और इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान एंड केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, जबकि पाकिस्तान आजाद हुआ है 1947 में। इसको सही कर लेना चाहिए था,
ये एक्चुअली होता है एडॉप्शन एक्ट से। जब पाकिस्तान बना ना, ये लॉ ऑलरेडी बने हुए थे, पाकिस्तान ने अडॉप्ट किए, ये पहले के बने हुए थे। तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड इंडिया से ये यूनियन ऑफ इंडिया से ये अडॉप्ट किए, ठीक है। तो एडॉप्शन एक्ट है इनके। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज जो हेडिंग के बाद आती है वो है प्रीएम्बल। वो क्या है? वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट। प्रीएम्बल क्या होता है? बताते हैं क्या जरूरत थी, क्यों जरूरत पेश आई इसकी। Whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contracts, it is hereby enacted as under। भाई ये जरूरत थी, इसकी वजह से ये किया। अब प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी क्या है? शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है? मैंने आपको बताया कि जिस तरह एक्ट नंबर फलाना ऑफ ये है, तो नाम भी तो रखना है ना। तो अब जो नाम रखा बच्चे का वो यहां है। This act may be called the Contract Act 1872। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहलाएगा। एक्सटेंट कमेंसमेंट, इट एक्सटेंड्स टू। अब ये बताएगा कि इसकी जुरिस्डिक्शन कहां कहां तक है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान and it shall come into force on the first day of September 1872। ये कब से नाफिजुल अमल होगा, कहां कहां तक नाफिजुल अमल होगा, ये इसमें आ जाता, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि इस लॉ के तहत मैंने कौन सी पिछली, अगर पहले भी कोई लॉ बना हुआ था तो उसको रिपील कर दिया। अगर नहीं रिपील करेंगे तो एक ही जगह एक ही वो क्या, एक नियाम में दो तलवारें, तो वो तो नहीं रह सकती ना। तो फिर वो क्या तरीका कार है कि नया बनता है तो पुराने को खत्म कर दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है। तो वो रिपील करने का बता रहा है। Nothing herein contained shall affect the provisions of any statute, act or regulation not hereby expressly repealed। कि अगर यहाँ पर कोई चीज एक्सप्रेसली रिपील की गई है तो ठीक है, वरना ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टू दैट एक्सटेंट ये होम्योपैथिक लॉ होगा, ठीक है। नॉर एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, नॉर एनी इंसिडेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कि अगर पहले कोई चीज इससे इनकंसिस्टेंट नहीं है तो उसको ये नहीं छेड़ेगा। अगर किसी चीज को स्पेसिफिकली उसने रिपील कर दिया, रिपील कर देगा, ठीक है। सो ये यहां तक जो है आज के लिए मेरा ख्याल है काफी है।